पास बसे सोम सरोवर गांव में फूलवती अपने बेटे अमन के साथ रहती थी। कुछ ही दिन में अमन की शादी अनिका नाम की एक लड़की से तय हो जाती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। पूरा घर फूलों और लड़ियों से जगमग हो रहा था। अरे अमन बेटा, अभी तक तूने सेहरा भी नहीं सजाया। अरे दूल्हे का सेहरा सजाने का काम तो दूल्हे की माँ का होता है ना, भूल गई आप? फूलवती अमन के सर पर सेहरा सजाते हुए बुदबुदा कर कहती है, दुल्हन के घर वाले हमारी ही बाट जो रहे होंगे। थोड़ी देर में बारात दुल्हन के दहलीज पर कदम रखती है, जहां घूंघट की आड़ में मंडप में बैठी अनिका की लंबी नाक के चलते उसे फौरन ही पास रखे लड्डू की महक आती है और अनिका अपने मन में कहती है, अरे ये तो मेरे मन पसंदीदा मोतीचूर के लड्डू हैं। क्या करूं मैं अपनी इस लंबी नाक का, जिसे पल भर में किसी भी चीज की महक मालूम पड़ जाती है। अनिका को ऐसे घूंघट में बड़बड़ाता देख अमन कहता है, अरे अब इसे क्या हो गया? जाने घूंघट में कौन सा मंत्र पढ़ रही है? कुछ ही पलों के बाद वेद मंत्रों के साथ अमन और अनिका शादी के बंधन में बंध जाते हैं। इसके बाद अनिका अपने ससुराल आ जाती है, जहां फूलवती कहती है, बहू अपना दाहिना कदम आगे बढ़ाकर इस कलश को घर में गिराकर गृह प्रवेश कर। जैसे ही अनिका अपना कदम बढ़ाती है, अचानक उसे जोरदार छींक आती है, जिसके साथ उसकी लंबी नाक से उसका घूंघट हट जाता है। ये देख मोहल्ले की सारी औरतें हंसी ठिठोली करने लगती हैं। अरे फूलवती, तुहार बहुरिया के छींक में तो बहुत जोर है। केसरी गलत बोल गई तू। बहू के छींक में नहीं, बल्कि उसकी इस लंबी नाक में दम है, जिसने उसे पर्दे से बेपर्दा कर दिया। घर आई नई नवेली बहू का मजाक बनता देख फूलवती पड़ोसन पर बिगड़ते हुए कहती है, बस करो, अपने काले पीले दांत चमकाना है। क्यों री केसरी, कभी देखा है अपनी नाक को? एकदम पालक के पकौड़े जैसी है। और तू सितारा, तेरी नाक देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तू चीन नेपाल से छूट कर आई है। अरे खड़ी नाक है मेरी बहू की, जो उसके खूबसूरत चेहरे में चार चांद लगा रहा है। इसीलिए जल भुन रही हो तुम सब। फूलवती की बोली सभी औरतों की बोलती बंद कर देती है, जिसके बाद सभी औरतें नाक भौं सिकोड़ कर अपने घरों का रुख कर लेती हैं। और अनिका कहती है, अरे वाह सासू माँ, मुझे तो लगता था कि सास मोगेम्बो होती है, मगर आप तो मदर इंडिया निकली। हाँ हाँ ठीक है, अब बस कर अपनी सास का बखान करना और जा आराम कर ले। ये भारी भरकम जोड़ा पहनकर थक गई होगी। अनिका अपने पति अमन का हाथ थामकर कमरे में चली जाती है, जहाँ अमन उसे छेड़ते हुए कहता है, मेरी प्यारी बीवी, बचपन में किसी ने तुम्हारी नाक के साथ खींचातानी की थी क्या? नहीं तो, मगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी नाक जरूरत से कुछ ज्यादा ही लंबी है, एकदम हाथी के सूंड के जैसी। अरे नाराज मत हो, बस तुम्हें छेड़ रहा था। उस पल दोनों दंपति अपने शादीशुदा जीवन की नई शुरुआत करते हैं। अगली सुबह अनिका की आंख खुलती है। आज ससुराल में पहला दिन है। वो भोर सवेरे फुर्ती के साथ कामकाज निपटाकर नहा धोकर रसोई घर के भीतर आकर चूल्हा चढ़ाई रस्म को पूरा करती है। फिर एकाएक फूलवती रसोई घर में आकर कहती है, अरे मेरी बहू रानी, कढ़ाई में नाक डुबाने का इरादा है क्या? नहीं नहीं सासू माँ, मैं तो बस हलवे का स्वाद भांप रही थी। मेरी भाग्य लक्ष्मी, बहुत स्वाद का अंदाजा नाक से नहीं मुंह से लगता है, वो भी चक्कर, नाकी नाक डुबाकर नहीं। शायद आपको मेरी लंबी नाक की क्वालिटी का अंदाजा नहीं माँ जी। ये 3 कोस पर बनने वाली चीजों की खुशबू को भी झट से भाप जाती है। अरे हाँ हाँ, तू जीती मैं हारी। अब ठीक है बहू, कल की तरह अपनी इस लंबी नाक से छींक मत मार देना, वरना हलवे को रायते में बदलते देर नहीं लगेगी। थोड़ी ही देर बाद अनिका अपनी सास और पति को बनाया हुआ हलवा परोसती है। ये लीजिए माँ जी, बहू का बना हलवा चखिए। हलवा खाकर फूलवती अपनी लंबी नाक वाली बहू का बखान करती हुई कहती है, वाह बहू, क्या मजेदार हलवा बनाया है। तू तो रूपवती के साथ गुणवती है। दोनों सास बहू की अच्छी कट रही थी। ऐसे ही एक दिन सप्ताह और सप्ताह एक महीना भर में गुजर जाता है। एक शाम अनिका रसोई घर में दाल बना रही थी, तभी उसकी लंबी नाक में खुशबू आकर समा जाती है, जिसके साथ उसकी नाक हाथी के सूंड जैसी उभर जाती है। ये खुशबू तो मेरे पसंदीदा मालपुए की है। अब तो मेरे कदम चाह कर भी नहीं रुक सकते।
अनिका झटपट से दौड़ती भागती पड़ोस में रहने वाली केसरी के घर आ जाती है। उसे देख केसरी हैरानी भरा अंदाज जताकर कहती है, अरे फूलवती की बहुरिया, तू हमारे घर काहे वास्ते धरना देवे आई है? केसरी काकी, आपने जो मालपुए बनाए हैं वो मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी। इस पर केसरी कहती है, अरे इके कैसे पता चल गवा कि हम मालपुआ बनाई हैं? है? अरे तू का गलत फहमी हुई है बाउरिया, हम कुछ नहीं बनाते हैं, देख चूल्हा भी उदास पड़ा है। केसरी काकी, मेरी लंबी नाक ने आपके मालपुए की खुशबू को अपने भीतर में समा लिया है, वो मालपुए मुझको दे दो चाची, इसी में आपकी खैरियत है। अरे अजीब किस्म की जबरदस्ती करे हमारे घर में है। शोले का शूटिंग चलत है का? जो मालपुए नहीं देव तो तू सूर्पनखा बन जाई है। अनिका केसरी के सामने सारे मालपुए चट कर जाती है। ऐसे ही हर एक दिन गुजरते जाते हैं। अनिका की लंबी नाक उसके खातिर अनेकों अड़चने पैदा करती जाती है। तभी वो मोहल्ले की औरतों के घर के खाने की महक से मोहित होकर उनका बनाया खाना हजम कर जाती, तो कभी राह चलते लोग उसकी लंबी नाक को देख निहारा करते थे। इतना होने के बावजूद भी अनिका को कोई परवाह नहीं थी। फिर एक शाम दोनों सास बहू सब्जी खरीदने बाजार जाती हैं, जहाँ अनिका कहती है, सासू माँ, भाजी तरकारी बाद में खरीदेंगे, मेरी नाक को मोमोज की खुशबू आ रही है। दोनों सास बहू मोमोज की दुकान पर आ धमकती हैं, जहां अनिका कहती है, अरे ओ भाई साहब, जरा चटपटे मसालेदार मोमोज खिलाना। दुकानदार उसे जैसे ही मोमोज से भरा प्लेट थमाता है, तेज खुशबू से अनिका की लंबी नाक इस बार रिकॉर्ड तोड़ देती है। जैसे जैसे वो मोमोज खाती, उसकी नाक सूंड जैसी उठ जाती, जिससे आसपास के लोग बिना पलक झपकाए उसे निहारने लगते हैं। अरे मेरी सूर्पनखा बहू, अपनी नाक को संभाल, सभी मंडली में जमा कर तुझे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। सासू माँ, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी लंबी नाक वाली बहू मशहूर होने जा रही है। वो दिन दूर नहीं जिस पल आपकी बहू का नाम मेरी लंबी चौड़ी नाक की वजह से गिनीज बुक में दर्ज होगा। हे ईश्वर, कैसी बहू पल्ले पड़ी है, इसकी ये लंबी नाक आज मेरी नाक कटवा कर ही मानेगी। इस तरह अंत में फूलवती अपनी बहू की लंबी नाक से परेशान होकर थक हार कर बैठ जाती है, जिसके कुछ देरी बाद अनिका की भूख शांत होने के साथ उसकी सूंड जैसी लंबी नाक भी जगह पर आकर बैठ जाती है। अनाथ बहनों की जादुई नारियल बर्फी।